हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास है। 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व, और उसी में हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3, ग्लोबलाइज विश्व का बनना, यानी कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और उसी चैप्टर के अंतर्गत कल हमने देखा था कि क्या आपके गिरमिटिया मजदूर थे, कैसे वो काम करने की तलाश में बाहर निकले थे, क्या क्या स्थिति थी, कैसे लोगों ने अपना जीवन यापन किया, कैसे भूखमरी फैली, और 1920 में कैसे एक मंदी आई, और युद्धोत्तर स्थिति क्या हुई, कैसे प्रथम आपका वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या, और वर्ल्ड वॉर के दौरान जो हुई घटना है वो किस प्रकार हैं, और क्या क्या उनके कारण रहे, कैसी कैसी स्थितियां हैं, इन सबको हम लोग एक एक करके बड़े अच्छे से देख चुके थे, बड़े अच्छे से बात कर चुके थे, कैसे कंडीशन से वो चीजें गुजरी हैं, उन सबको हमने एक एक करके देख लिया था। और देखकर जो है हमने बहुत अच्छे से बात भी कर ली। क्लियर है? आई होप कि इनको हमने आपका देख लिया था। तो युद्ध के कारण जो आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हुआ, क्योंकि मांग, उत्पादन, रोजगार, इन सब में काफी इजाफा हो रहा था, और ये सारी वजह जो थी इजाफे की, उनको हमने आपका देख लिया। ठीक है, और इन सब पर हम लोग एक एक करके बात कर रहे थे, भाई किस तरीके का माहौल था, किस तरीके की जो आपकी चीजें थी, क्या आपकी हो रही थी, और कैसे क्या स्थिति थी, किस फैक्ट्री के बाहर कतार में खड़ी टी मॉडल गाड़ियां क्या थी, इन सबको हम देख चुके हैं। और आपने ये भी देखा कि किस तरह से डेट्रॉइट को बनाया गया, और बेल्ट सिस्टम क्या था कि गाड़ियां बेल्ट पर बनने लगी थी, चलने लगी थी, उसको हमने देखा। और फोर्ड मोटर्स के बारे में, हेनरी फोर्ड, सॉरी, जो फोर्ड मोटर्स है, ये हेनरी फोर्ड ने कैसे आपका बेल्ट को चलाया था, और उसके बाद कैसे 1920 में अमेरिका में औद्योगिक उत्पादन का जो सिलसिला है वो आपका प्रारंभ हुआ। उस सिलसिलों को हम लोग आपका गौर करके देख सकते हैं कि ये सिलसिला कैसा था और किस प्रकार में ये रहा, किसकी चीजें थी। क्लियर है? इनको हम लोग आपका एक एक करके गौर करके आपका बहुत अच्छे से आपका देखेंगे, और इन पर हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? ताकि आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से देख सकें, बहुत अच्छे से जान चुके। यहाँ तक फिलहाल जितना आपने पढ़ा है, कोई डाउट, कोई क्वेरी? अब आप थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए, और ध्यान देने वाली बात क्या है कि थोड़ा आप देखिए। अब जैसे कि आपने हेनरी फोर्ड मोटर के बारे में पढ़ लिया था, और उसके बाद 1920 में जो मंदी आई, मंदी ने किस तरह की चीजों को किया, लोगों ने कैसा लगा, और उत्पादन का बोक्स क्या था। सोचिए, अकेले 1919 में 20 लाख कारों का उत्पादन हुआ था, जबकि 10 साल में ये क्या पहुंच गया, 1950 तक आपका बढ़कर ये पहुंच गया। और ये हमने देखा कि हेनरी फोर्ड ने जो मोटर्स बनाई, उनका कितना कंटिन्यू चीजें थी और क्या सब चीजें रही, इसमें इन सबको हम लोग देख सकते हैं। देखिए, अब ऐसे क्या हो रहा है, हर चीज का बन रहा है, हेयर परचेजिंग हो रही है, खरीदने की व्यवस्था हो रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। और ध्यान रखना, 1929 का वो दौर है जब यूएस, मतलब एक दौर है जो विश्व के ज्यादातर देश महामंदी की चपेट से गुजर रहे थे। और इसमें आप देखेंगे महामंदी की चपेट में अमेरिका जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश, खासकर ब्रिटेन जैसे देश, बड़े युद्ध की स्थिति की चलते महामंदी में बड़े बर्बाद हो गए थे। इनकी स्थिति बड़ी भयावह और जटिल आपको दिखाई देगी। कैसी है? बड़ी भयावह और आपको जटिल देखने के लिए। इन सबको आपका हम लोग इसमें देख सकते हैं, और फलस्वरूप इनकी चीजें बढ़ी हैं, क्या क्या चीजें हैं, इस तरीके से हम इन पर बात कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। बेरोजगार की संघ की स्थिति क्या है, इन सबको देख लीजिए। औद्योगिक देश भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा था। कीमतों की मंदी का असर देखने को मिलता है कि अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया था, कर दिए जा चुके थे, उनकी वसूली तेजी से कर दी गई थी। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए थे, कारोबार ठप पड़ गए थे। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका में बहुत सारे परिवार को कर चुकाना नामुमकिन हो गया था। अब स्थिति क्या हो रही है,
भैया जब आपका कर्ज बढ़ने लगा, मंदी आ रही है, तो अमेरिका के घरेलू जो बैंक थे उन्होंने कर्ज देना बंद कर दिया। भाई अगर बैंक के पास पैसा होगा, पैसा यानी कि लिक्विडिटी होगी, तो लिक्विडिटी होगी तो उसको क्या करेगा, सस्ते रेट में बाजार में फ्लो करेगा, उसको तरलता को बढ़ाएगा। पैसे की जो फ्लो बढ़ता है उसको कहते हैं आपका इकोनॉमी की भाषा में फ्लोइंग। क्लियर है? तरलता। अब तरलता कम है क्योंकि बैंक के पास पैसा ही नहीं है। पैसा ही नहीं है तो आपका कर्जा नहीं देगी, कर्जा नहीं देगी तो नई चीजों का स्टार्टअप नहीं खुलेगा, नई चीजें स्टार्टअप नहीं खुलेंगी तो नया प्रोडक्शन नहीं होगा, नया प्रोडक्शन नहीं होगा, लोग खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, तो मनी सर्कुलेशन कैसे? यानी कि प्रॉब्लम शुरू हो गई है। परिवार तबाह हो गए थे, कारोबार ठप पड़ गए थे, आमदनी में गिरावट पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार को कर चुकाना नाकाम हो गया। इसके चलते मकान, घर और सारी चीजें की आपकी कुर्की कर ली गई। कुर्की मतलब जब आपके पास पैसा नहीं होता तो बैंक पैसा वसूलने के लिए अपना आपके घर के सामान को जो भी आप यूज करते हैं उसको उठाकर ले जाती है, और उठाकर ले जाने के बाद उसको नीलाम करती है कोर्ट के माध्यम से, और नीलाम कर कर जो पैसा वसूल सकती है बैंक उससे पैसा वसूलने की कोशिश करती है। 20 के दशक में उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई, धूल के गुब्बारे की तरह ही रातों रात का, काफुर हो गई। बेरोजगारी बढ़ तो गई, लोगों की काम की तलाश दूर दूर तक जाने लगी। अब लोग कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। आखिरी अमेरिकी बैंक व्यवस्था की धराशायी हो गई। निवेश से अपेक्षाकृत लाभ ना पा सकने, कर्ज ना वसूलने के लिए जमाकर्ताओं की पूंजी ना लौटाने के कारण ही हजारों बैंक दिवालिया हो गए थे, बंद कर दिए गए। इस परिवार के आंकड़ों में डालें तो हम 1933 तक 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे। 1929 में अकेले 32 के बीच करीबन इतनी कंपनियों को चौपट हो चुकी थी। ये कंपनियां कैसी हैं? ये सब आपका इतनी जो है कंपनियां बर्बाद हो चुकी हैं, चौपट हो चुकी। यद्यपि 1935 तक ज्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उभरने के लिए हमको संकेत दिखाई देने लगे, लेकिन समाज, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीतिक लोगों के दिल और दिमाग और उसकी छाप पर बड़ी जरूरतें मिटनी नहीं थी। ये चीजें बड़ी अलग रूप में दिखाई दे रही थी और हम इनको बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि कैसा कुछ हो रहा था, क्या क्या चीजें थी, किस तरीके से इनको बसाया गया, कैसे इनको दिखाया गया। हर चीजों पर हम लोग बड़ी गौर करके देख रहे थे क्या कुछ कैसा है, कैसा हम इनको देख सकते। भारत और महामंदी। यदि हम इस बात को ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ेगा, तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक ही वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में कितना एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से पैदा होने वाली संकट पर कपकपाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुंच रही। फिर जो कपकपाहट थी उसके पहुंचने की, वो बाकी अन्य हिस्सों तक भी आपका पहुंच रही थी। कैसी कपकपाहट थी, क्या क्या चीजें थी, इसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और उनमें दुनिया भर के लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और समाज प्रभावित हो उठे थे। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि औपनिवेशिक भारत में कृषि वस्तुओं का निर्यात और तैयार माल आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापारी को फौरन प्रभावित कर दिया। 1928 से लेकर 1934 के बीच देशों में निर्यात आयात घटकर आधे रह गए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें गिरने लगी तो 1928 और 34 के बीच गेहूं की कीमतों में 50% की गिरावट आई। कैसे हुई? जो 50% है उसकी गिरावट या उसकी कमी जो है आपकी दर्ज होती हुई हमको दिखाई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसान और काश्तकारों को ज्यादातर नुकसान हुआ। कृषि उत्पादकों ने अपनी कीमतें तेजी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली छूट देने में साफ इंकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। कैसे थे? जो उनके लिए आपका उपज पैदा करते थे, उनकी समस्या बहुत बढ़ने लगी या बहुत बढ़ रही थी कि
जो लोग काश्तकार हैं, खेती कर रहे हैं, वो समस्या तो होगी कि कर्जे को लेकर जो चीजें होनी चाहिए, जिस तरह का प्लान, जिस तरह की चीजें उनके पास रहनी चाहिए, वो चीजें नहीं है। और वो किस तरीके से अपना कर्ज करेंगे, किस तरीके से कर्जा वसूली करेंगे, हम इन सब चीजों पर हम देख सकते हैं। बंगाल के जूट पटसन उत्पादकों को ही देख लीजिए। वे कच्चा माल पटसन उगाते थे, इससे कारखानों में टाटा टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चा माल पटसन की कीमतों में 60% तक की गिरावट दर्ज की। कैसा हो गया? 60%। जिन काश्तकारों ने दिनों में उम्मीदों की थी कि वे बेआमदनी के उपज को बढ़ाने के लिए कर्जा वसूलने थे, उनकी हालत भी उपज का सही मोल ना मिलने के कारण खराब थी। वो दिनों दिन कर्जे में डूबते जा रहे थे। इस विपत्ति को ध्यान में रखकर बंगाल के एक कवि ने लिखा था कि चलो भाई नगद की उम्मीद में और ज्यादा पटसन उगाओ, लागत और कर्ज में पिसकर नुमाइंदगी पाओ, सारी पूंजी लगाकर फंसकर फसल खड़ी कर जाओ, घर पर बैठे बनिया देंगे 5 रुपए मन भाव। यानी कि तुम पटसन लगाओ, उसको पटसन यानी कि जूट को खूब उगाओ, और वो नगद फसल की उम्मीद में, और उसकी लागत और कॉस्ट मिलाकर तुम उसके कर्ज में पिस जाओगे, सारी पूंजी लगा दोगे, खड़ी फसल को बनियों को बेच देगा, और वो 5 रुपए मन भाव यानी कि 40 किलो के 5 रुपए देगा वो आपको। तो इस तरीके से कवि ने उनको बताने का प्रयास किया है, भैया पटसन की क्या स्थिति है, कितने बुरे दौर, कितने बुरे आलम से गुजर रही है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है? क्या किस तरह की चीज क्लियर है? थोड़ा सा आप इस पर विचार करें। पूरे देश में काश्तकार पहले से ज्यादा कर्जों में डूब गया था। खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी, जमीन सूकुदार के पास गिरवी पड़ी थी, गहने जेवरात आपके बिक चुके थे। मंदी की इस सालों में भारी कीमत धातु, खासतौर पर सोने का निर्यात करने लगे थे। विकसित आर्थिक कीन्स ने माना था कि भारतीय सोने के निर्यात के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिली। इसमें निर्यात में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में सुधार तो निश्चित ही मदद देगी, लेकिन किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में चरम पर थी और ग्रामीण भारत संतोष में उथल पुथल के दौर से गुजर रहा। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल नाफरमानी जैसे आंदोलन भी शुरू किए। अब 99 आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन कारण क्या रहा था, आपने उसको देख चुके हैं कि किस कारण से बंद करना पड़ा था, चोरा चोरी कांड की स्थिति से पहले क्या हुई थी। और मेरे प्यारे बच्चों की भारत में जो है, जो लगान वसूले जा रहे थे उनको ना दें, सरकार का काम में सहयोग ना करें, सभी ने मतलब विनय पूर्वक आग्रह करना कि हम आपका ये काम नहीं कर सकते, क्षमा चाहते हैं। ऐसी स्थिति परिस्थितियों को देखना, उन सब पर करना, ये ज्यादातर आपका कोशिश था ताकि हम इनको देख सकें, हम इनको समझ सकें कि भाई स्थिति कैसी है और किस प्रकार बनी हुई है, और इनको हम समझ सकें। क्लियर है? तो इतना आप लोगों ने अच्छे से देख लिया था भाई क्या स्थिति थी, किस तरह की स्थिति बनी हुई थी, और हम एक एक करके इनको देख पा रहे। भैया सिविल नाफरमानी क्या थी? क्लियर है? तो इतना आप इसमें बहुत अच्छे से देख चुके थे, किस प्रकार से था, किस तरह से टैक्स लग रहा था, बंगाल में जूट के उत्पादन को लेकर क्या क्या भ्रामक चीजें फैली हुई थी, इनमें हम एक एक करके गौर करके सबको देख रहे थे। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखिए कि यह मंदी शहर भारत में इतनी दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिर जाने के बावजूद शहर में रहने वाले लोगों की हालत ठीक रही, जिनकी आय निश्चित थी, यानी कि जिनकी एक फिक्स आय थी, उनके लिए बड़ा अच्छा रहा। जैसे शहर में रहने वाले जमींदार, उनकी अपनी जमीन पर बंधा बनाया भाड़ा यानी कि किराया मिलता था। मध्यवर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी ठीक थे, क्योंकि इनकी एक फिक्स नौकरी थी, यानी कि एक निश्चित इनकम उनको मिल रही थी। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा करने के लिए
सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे। क्या हुआ? ये जो सीमा शुल्क थे वो बढ़ा दिए गए ताकि बाहर की चीजें अंदर ना आ सकें। अगर विदेशों के माल भारत में बढ़ेंगे तो जो गृह उत्पाद है उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा, कम बिकेंगी। तो अगर बाहर की चीजों पर कस्टम ड्यूटी ज्यादा हो जाएगी तो चीज महंगी हो जाएंगी, तो भारतीय उत्पाद ज्यादा बिकेगा। ठीक, जिससे औद्योगिक क्षेत्र की निवेश में तेजी आएगी, यानी कि लोग फिर अपनी वस्तु का व्यापार ना करके वो चीजों में नहीं निवेश कर ही चीजों का उत्पादन करेंगे। तो ऐसी चीज हमको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारी चीजों को हमको देखने के लिए मिले। और विश्व अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार काल, कह रहे जो हमारी विश्व अर्थव्यवस्था है उसको कैसे पुनर्रूप से खड़ा किया गया कि भाई वो अपने सही फॉर्मेट में आ जाए, सही फॉर्मेट में चले। इन सबको देखने के लिए हमारा प्रयास किया गया और क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हैं, हम इनको देख लें। क्लियर है? पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद केवल 2 दशक मतलब 20 वर्ष, दशक का मतलब होता है 20 वर्ष, दूसरा युद्ध शुरू हो गया था, यानी कि 20 साल के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर बढ़ा। दोनों बड़े क्षमों के बीच एक गुट धुरी शक्ति, यानी कि आपका धुरी पाक जो मुख्य रूप से जर्मनी, जापान और इटली, ये 3 देश एक थे। और जर्मनी में जो है नाजी जो थे, नाजी लोग, ये लोग बड़े हैं हावी नाजी। और दूसरा खेमा था मित्र राष्ट्र, यानी कि ये पहले सेंट्रल पावर था, अब ये धुरी शक्ति हो गया है। और इसमें अब ब्रिटेन, सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, फ्रांस और अमेरिका, अब ये देश लड़ रहे हैं, ये नाम से जाना गया। पहला कितना चला? 4 साल तक, और दूसरा कितना चला? 6 साल तक। यह युद्ध जमीन पर लड़ा गया, हवा पे लड़ा गया और पानी में, और असंख्यक मोर्चे मतलब अलग अलग फ्रंट पर लड़ा गया, यानी कि हर जगह इस युद्ध में लोगों ने पार्टिसिपेट। आप देखते हैं हिरोशिमा नागासाकी में आपका बम गिरा, पोर्ट पर हार्वल पर यूएस का जो पोर्ट था उसको बर्बाद कर दिया गया सैनिक अड्डे ने, जापान ने। क्लियर है? क्योंकि जापान का हिस्सा था, पूरी देशों की शक्ति थी, इटली, जापान और जर्मनी, ये कंट्रियां थी। ठीक, इस युद्ध में मौत और तबाही में कोई हद बाकी नहीं बची थी। माना जा रहा है कि इस जंग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए और 1929 में वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% करोड़ लोग घायल हुए। कितने हैं? टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का जितनी भी जनसंख्या है उसका 3% लोग तो घायल हुए और 6 करोड़ लोग आपका मरे। सोच के देखिए, 6 करोड़ तो बहुत बड़ा नंबर होता है, एक लार्ज स्केल नंबर है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतनी जो पब्लिक थी वो चली गई थी, 6 करोड़, और 3% लोग घायल हो गए, इनके हाथ कट गए, पैर कट गए, आंख नहीं बची, ना जाने वो कितनी तरह से अपंगता को उन्होंने झेला है। ऐसे पूरी पॉपुलेशन का 3%। क्लियर है? अब तक युद्धों पर मोर्चों पर मरने वालों की संख्या ज्यादा होती है, इस युद्ध में ऐसे ज्यादा किसी मोर्चे पर लड़ा नहीं गया। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हो गए हुए, कई शहरों में हवाई बमबारी, लगातार गोलीबार के कारण मिट्टी में मिल गए। युद्ध की बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही का जन्म ले लिया। ऐसी हालत में पुनर्निर्माण का काम भी कठिन और लंबा साबित हुआ। ठीक, युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम 2 बड़े पैमाने के से आगे बढ़ा। पश्चिम विश्व में अमेरिका, अरे जो पश्चिमी विश्व है उसमें अमेरिका राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका है। दूसरी ओर सोवियत संघ भी वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नाजी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता पर भारी कुर्बानी दी, यानी कि नाजियों को हराने के लिए। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उस दौरान सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के लोग एक पिछड़े खेतीहार देशों की जगह में एक विशाल शक्ति की हैसियत से लड़ रहा था। उसके देखिए
खेतिहार ऐतिहासिक जैसे बड़े बड़े जमींदार लड़ते हैं ऐसी भूमि का मेला, क्योंकि वो कैपिटल नहीं थे, वो आपका मार्क्सिस्ट को फॉलो करते हैं। लेकिन टॉप मोस्ट मार्क्सिस्ट आप चाइना में देख सकते हैं, लेकिन वहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है। वहाँ समाजवादी का एक है साम्यवादी, एक है समाजवादी, एक है पूंजीवादी। तो जो समाजवादी है वो रूस में है, साम्यवादी आपका चाइना वगैरह में है, क्लियर है। और भारत में तो मिक्स इकोनॉमी है। बहुत अच्छे से ये लोग अपना फाइटिंग किया, युद्ध लड़े, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बढ़िया वो दिखाई दी। अब समस्या है युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्था। अब युद्ध हो रहा है, उसके बाद एक संस्था बनी है ब्रिटेन वुड्स, जानते हैं ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। आपने ना जाने कितनी बार अखबार, न्यूज पेपर इन सब में सुना और समझा है और देखा है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन क्या है, इसको आप देख सकते हैं। तो जल्दी से जितना आपने पढ़ा है, क्या रहा महामंदी का दौर, कैसे युद्ध हुआ, कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, इन सबको आप इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं, क्लियर है। और इन पर आप लोग बात कर सकते हैं, क्या कुछ प्रकार कैसे कुछ, क्लियर है। देख लिया आपने किस प्रकार से ये सारी चीजें हुई, युद्धोत्तर स्थिति क्या रही, इनको हम एक एक कालक्रम के रूप में, इन सारी घटनाओं के रूप में हम इनको एक एक करके बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इन पर हम लोग बात कर सकते हैं कैसी कालक्रम की वो घटना रही जहां पर इन युद्धों ने बड़ा रूप से अपना काम किया और बड़े रूप में हमको ये सब चीजें दिखाई दी हमने, क्लियर है। थोड़ा सा हम इन पर एक एक करके गौर कर लेंगे, आगे बढ़े। अब आपने देख लिया, अब आप थोड़ा सा इसमें आगे बढ़िए। अब युद्धोत्तर स्थिति देख चुके हैं, अब कह रहे हैं कि क्या दो महामंदियों, अब है युद्ध, युद्ध अब युद्ध हो चुका है, हम फिलहाल इसमें युद्ध नहीं पढ़े, युद्ध बीत चुका है, युद्ध बंदोबस्त आ गया है, युद्धोत्तर बंदोबस्त यानी युद्ध के बाद की जो स्थिति है, और ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं आई हैं। दो महायुद्ध के बीच पहले ही आर्थिक अनुभव और अशास्त्रीय और राजनीतिक ने दो अहम सबक निकले। पहला, वस्तु उत्पादन पर आधारित, अगर कोई बड़े मास लेबर पर प्रोडक्शन करता है तो औद्योगिक समाज को व्यापक उद्योग के बिना ही कायम नहीं रखा जा, लेकिन व्यापक उद्योग को बनाए बिना की आवश्यकता है। आमदनी काफी ज्यादा और स्थिर हो गई है। यदि रोजगार अस्थिर है तो आय स्थिर नहीं हो सकती, और आय स्थिर नहीं है तो रोजगार भी पूर्ण जरूरी है, लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। कीमतें उपजाऊ और रोजगार से आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रण कर सरकार को आपका दखल जरूर था। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता था जब सरकार के पास वस्तुओं की पूंजी, श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो, क्लियर है। और सापेक्ष युद्ध उत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यापक उद्देश्यों का था। औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता, पूर्ण रोजगार को बनाए रखना। और जुलाई 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्बर्ग ब्रिटेन बुक नामक एक संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन पर अपनी सहमति जताई और इस सहमति को देखा, क्लियर है। एक बार पूरा फिर देख लीजिए, वापस कुछ पूछना है, कैसे युद्ध चला, क्या स्थिति थी, महामंदी में सुधार क्या हुआ, आप इसको देखिए। सदस्य देशों के विदेशी व्यापार का लाभ घटने लगा और लाभ से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना हुई। तो आप देख सकते हैं क्या बना, IMF। तो सबसे पहले ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में IMF की स्थापना हुई। ध्यान दीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए IMF कब बना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होता है 1945 में, अब हमको मिलता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। युद्ध उत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसों का इंतजाम करने में वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में हम लोग
विश्व बैंक कहते हैं। तो दो चीज मिली हमको ब्रेटन वुड्स, पहला आईएमएफ, दूसरा वर्ल्ड बैंक। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की देन है। क्लियर है? इसकी वजह से विश्व बैंक और आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स संस्था के नाम से या ब्रेटन वुड्स ट्विंस या ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। कैसी है ये आपकी ब्रेटन वुड्स संस्था? क्लियर है? जिनको आप समझ सकते हैं ब्रेटन वुड्स संस्था। क्लियर है? देखिए एक दो पेज और हैं, थोड़ा सा इनको आप देख लेंगे कि ब्रेटन वुड्स कैसा है, अपने बेसिक शासन में कैसी स्थिति आई। और विश्व बैंक और आईएमएफ ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना, संस्थाओं के निर्णय प्रक्रियाओं के जरिए पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण। विश्व बैंक और आईएमएफ ने किसी फैसले का वीटो कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था, मौद्रिक सम्मान, इन सबको देखा। ब्रेटन वुड्स एक निश्चित दरों पर ही आधारित था। इसमें राष्ट्रीय मौद्रिक और रुपया डॉलर एक साथ निश्चित विनिमय दर से बांधा था। डॉलर के बदले वह कितने रुपए दे गए, डॉलर का मूल्य से बांधने, डॉलर की कीमतों में 35 पैसे के, और इन सब की स्थिति को हम लोग देख सकते हैं। इस प्रकार आप देखिए कि क्या कुछ निकला है इन सम्मेलन। ठीक, देख लिया तो आपको क्लियर हुआ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ये सारी चीजें किस तरह की संस्था थी और ब्रेटन वुड्स ने हमें क्या दिया, तो आपको क्लियर होना चाहिए। हमको ब्रेटन वुड्स ने दिया आईएमएफ, ब्रेटन वुड्स ने दिया हमको वर्ल्ड बैंक, जो आज उन देशों की मदद करता है जो देश अपनी आर्थिक संरचना को बढ़ाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए और साथ ही अपनी संरचना को समृद्ध करने। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।